लास्ट क्लास में हमने कॉमन रूट्स की कंडीशन सीखी थी। मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। उसमें दो हमने केसेस डिस्कस किए थे, 2 कॉमन रूट्स एंड 1 कॉमन रूट। 2 कॉमन रूट्स के लिए तो बच्चों दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो उसमें जो कोफिशिएंट्स का रेशो होता है वो इक्वल हो जाता है। और 1 कॉमन रूट के लिए कंडीशन आया था b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और आपको सिखाया गया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से जो x का वैल्यू आएगा वो कॉमन रूट होगा और उसको किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, और या तो जो कंडीशन था b स्क्वायर इक्वल टू AC वो कंडीशन आप डायरेक्ट यूज कर लें। तो ये हमने सब लास्ट क्लास में किया था। आइए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कॉमन रूट से रिलेटेड। अभी बच्चों हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये अपना IIT एडवांस का एक क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ट्राई करना एक बार इसको पहले। अ वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0 हैव 1 रूट इन कॉमन h। एक रूट कॉमन है तो आपको b का वैल्यू बताना है, b का कोई एक वैल्यू बताना है, मतलब ऑप्शन में जो भी वैल्यू आएगा अभी। तो आइए तो दो तरीके हैं करने के, एक तरीके से हम कराएंगे और दूसरे तरीके से आपको करना है भाई। तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे भैया जी, आप लोग ना x का वैल्यू निकाल के उससे पुट करके उससे आप लोग को करना है, ठीक है भाई। तो इक्वेशन को एक बार यहां लिख लीजिए लाके, x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लिया है बच्चों, और आपको बताया था हमने इक्वेशन को ऐसे ही ऊपर नीचे करके आपको लिखना है, उससे आप a b c का वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी भी। तो सबसे पहले a का वैल्यू निकालेंगे भी बच्चों। a का वैल्यू कैसे आता है, x स्क्वायर वाले टर्म्स आप छुपा लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये है बच्चों b माइनस माइनस 1। ऐसे देखो b, सॉरी b नहीं, b स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर और ये बन गया प्लस 1, मतलब माइनस माइनस 1 करके प्लस 1 बन जाएगा, तो ये बन गया b स्क्वायर प्लस 1 बच्चों। और ऐसे ही बच्चों b का वैल्यू फाइंड करेंगे, b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको आप भाई छुपा लेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा b और प्लस 1, ये आ गया बच्चों b प्लस 1। और बच्चों ऐसे ही c का वैल्यू निकालेंगे तो जी c का वैल्यू आ जाएगा, इसको छोड़ा 1 माइनस b, c का वैल्यू 1 माइनस b। और कंडीशन क्या होता है अभी, कंडीशन होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। सो b का वैल्यू है b प्लस 1, सो b प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a मतलब b स्क्वायर प्लस 1 इंटू c 1 माइनस b। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और वहां से b के वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो जी, b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो भाई b स्क्वायर माइनस b क्यूब प्लस 1 माइनस b। अभी देखिए यहां से ये जो b स्क्वायर है ये इस b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सबको एक साइड ले जाओ, तो ये जो माइनस का b क्यूब है इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का b क्यूब बन जाएगा। इस साइड देखो बच्चों 2b है और उधर माइनस b है, वो इधर आएगा तो प्लस b हो जाएगा, और 2b यहाँ पहले से ही है तो ये बन गया अपना 3b। ये बच्चों जो 1 है ये इस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0, b क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब यहां से बच्चों आप b कॉमन ले लीजिए तो ये बन गया b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां से b का एक वैल्यू तो आ गया 0 और दूसरा जी b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इस फैक्टर को 0 रखा, एक बार इस फैक्टर को 0 रखा। आप इसको आगे सॉल्व करें, b इक्वल टू 0 तो आ गया। अभी यहां से b का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3। अरे 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस 3 होगा और फिर उसका रूट कर देंगे, और अंडर रूट ऑफ माइनस 3 को क्या लिखते हैं, आयोटा रूट 3, आयोटा रूट 3। तो कुल मिला के बच्चों b के 3 वैल्यू आ गए, 0, आयोटा रूट 3
और माइनस आयोटा रूट 3। तो ये बच्चों 3 वैल्यू आ गए हैं अपने बी के, 0 आयोटा रूट 3 और माइनस टाइम्स आयोटा रूट 3। अब ऑप्शन में आप देखिए इनमें से कौन सा वैल्यू आपको गिवन है, तो ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, माइनस आयोटा रूट 3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कॉमन रूट कहा था, तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC कंडीशन हमने उसमें पुट कर दिया बच्चों। इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरे तरीके से जो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों, जिसमें हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से वो वाला सॉल्यूशन आपको करना है, सॉल्व करके सेंड कर देना भाई। और याद रखना जैसे जब भी ना ऐसी आसान इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं नॉर्मली, तभी उसको सॉल्व किया करो आप लोग, नहीं तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC से ही करना सब, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। आओ देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, such that the equations alpha x square plus 2 beta x plus gamma equals to 0 and x square plus x minus 1 is equal to 0 have a common root, then alpha into beta plus gamma क्या होगा बच्चों, आपको ये बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो सबसे पहली बात है, आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा जीपी में है। तो जीपी पता है ना क्या होता है अभी, जीपी वो होता है जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशो हमेशा सेम रहता है। भाई जैसे एपी आप जानते हो ना, एपी में दो टर्म्स कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, जीपी में ऐसे उनका रेशो सेम रहता है। या इसको ऐसे समझिए, जीपी का जो सेकंड टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा, और थर्ड टर्म उसी नंबर से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों। तो भाई अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी, अल्फा बीटा गामा जीपी में है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम बीटा को लेट कर लेते हैं आर इंटू एल्फा, आर इंटू एल्फा। भाई जीपी के लिए कंडीशन ये होता है कि भी उसमें जो रेशो होता है वो हमेशा सेम आता है, तो बीटा अपॉन एल्फा का जितना वैल्यू होगा उतना ही गामा अपॉन बीटा का होगा, और उस रेशो को हम कॉमन रेशो कहते हैं। तो हमने उस रेशो क्या मान लिया, आर, तो बीटा का वैल्यू क्या बन गया, आर इंटू एल्फा, एंड ऐसी गामा का वैल्यू क्या बन जाएगा, गामा का वैल्यू बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू एल्फा। क्लियर हुई बात हुई। तो बीटा आर एल्फा और गामा आर स्क्वायर एल्फा, ये हमने ले लिया अभी। तो अब जीपी का काम खत्म हो गया, जीपी का इतना ही काम था। और इसमें कहा गया जीपी ना नॉन कांस्टेंट है। कांस्टेंट जीपी का मतलब ये होता है कि जिस जीपी के सारे टर्म बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं कांस्टेंट जीपी। ये नॉन कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें अल्फा बीटा गामा ये बराबर नहीं होंगे। अब यहां से देखो अल्फा और बीटा बराबर कब होते हैं, जब आर का वैल्यू 1 होता, तो इसका मतलब इसमें आर का वैल्यू 1 नहीं होगा, आर का वैल्यू 1 नहीं है बच्चों, ये नॉन कांस्टेंट से पता चला। अब आइए जी, अब एक ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसमें कहा है कॉमन रूट है। तो क्या करिएगा आप, हम पहले ये जो इक्वेशन इसको थोड़ी सुंदर बना ले भाई, मतलब कि इसमें ये जो हमने वैल्यू लिखे हैं बीटा और गामा के, इसमें पुट कर देते हैं और फिर आगे सोचते हैं। तो अब चलते हैं इक्वेशन के पास, एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल्स टू 0, ये बच्चों इक्वेशन है अपना। अब इसमें अब क्या करिए, एल्फा तो एल्फा ही है रे, और जो बीटा है उसकी जगह रख दो आप आर इंटू एल्फा, और गामा की जगह रख दो आर स्क्वायर इंटू एल्फा। अब देखो बच्चों एल्फा तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को ये किसी का स्क्वायर लग रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, ये किसी का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है रे, ये x प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहां से जो x का वैल्यू आ गया है वो आ गया है माइनस आर, x का वैल्यू आ गया है माइनस आर। हम तो एक्चुअली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते थे, जिससे कि बाद में कोई कंडीशन लगाएंगे कॉमन रूट वाली, लेकिन इतना अच्छा काम हो गया अपने आप ही, ये इक्वेशन तो एकदम से सॉल्व हो गई, और यहां से x का वैल्यू आ गया। तो ऐसे हमें पता क्या चला है, ये जो हमारा इक्वेशन है इसके जो दोनों रूट्स हैं वो सेम हैं और वो माइनस आर के इक्वल हैं, ठीक है जी। तो इसमें पता चला
रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल्स टू 0 आर माइनस आर कोमा माइनस आर, दोनों रूट सेम होंगे। अब देखिएगा भाई, आपको ये कहा गया है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, लेकिन इसके तो दोनों रूट सेम आ गए। एक कॉमन रूट का मतलब ये था इसका एक रूट, इसका भी एक रूट होगा, लेकिन इसके दोनों रूट सेम आ गए, और वो कौन है, माइनस आर। तो कुल मिला के यहां से एक्स का एक ही वैल्यू आया माइनस आर, तो वो वाला वैल्यू इसके साथ कॉमन होना चाहिए, मतलब जो माइनस आर होगा वो इसका भी एक रूट होगा। देयरफॉर माइनस आर इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं हुई भाई, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, ऐसा आपको कहा गया है, तो इसका एक रूट ऐसा होगा जो इस वाली का भी रूट होगा, और इसका तो रूट माइनस आर ही आया है ना, सेम ही आया है दोनों, तो इसलिए माइनस आर इस इक्वेशन का भी रूट होगा। अब छोटा सा कंसेप्ट क्या लगा दो इसमें, रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो माइनस आर इस इक्वेशन का रूट है, तो माइनस आर इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, इसमें एक्स को माइनस आर पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए, तो बन गया आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों वैल्यू यहां से आ गया है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू 1, या ऐसे लिख दो आर इंटू आर प्लस 1 का वैल्यू 1, ठीक है ना भी, मतलब हमें एग्जैक्टली पता है ना यूज कैसे होना है, वो अब आगे देखेंगे। तो ये तो हमने ये कंडीशन तो सॉल्व करके ले आए हैं, अब कहानी क्या है, हमें निकालना क्या है, उसके पास जाना पड़ेगा ना भी। हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना है, और इनमें से देखना है किसके इक्वल होगा। तो अब उसके पास चलते हैं। सुनाओ, एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। बच्चों एल्फा तो एल्फा ही होता है, बीटा का वैल्यू हो गया आर इंटू एल्फा। हम आर में ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन तो आर में ही आया ना भी, और गामा होगा आर स्क्वायर इंटू एल्फा। अब यहां से देखो बच्चों, एक आर तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है हमें, एक आर कॉमन आ जाएगा, एक एल्फा भी कॉमन आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं एल्फा को कॉमन लेते हैं, एल्फा को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, आर प्लस आर स्क्वायर, आर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई यहाँ जो अपना अंदर जैसे अल्फा कॉमन लेंगे तो आर प्लस आर स्क्वायर बन गया है, तो उसको हम चाहें तो 1 रख सकते हैं, तो यदि उसको हम 1 रख देंगे तो इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अल्फा स्क्वायर किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं गिवन है, अल्फा स्क्वायर कहीं है नहीं, तो इसलिए हमें इसको किसके टर्म्स में लाना है, अल्फा गामा या बीटा गामा के टर्म्स में लाना है भाई। तो इसका मतलब हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करिए, इसमें ना इससे हम ना एक आर कॉमन ले लेते हैं, एक आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बन गया देखो 1 प्लस आर, एक आर हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया है 1 प्लस आर। बच्चों यहाँ ये जो इक्वेशन थोड़ा लिखा गया था, ये थोड़ा सा ये यहाँ माइनस साइन था एक्चुअली में, यहाँ माइनस साइन और यहाँ माइनस साइन, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना, माइनस साइन है, तो हमने यहाँ से आर कॉमन ले लिया, तो एल्फा इंटू एल्फा आर इंटू 1 प्लस आर ये बन गया है। अब यदि इस वाले आर को हम उस साइड ले जाएंगे बच्चों, इस वाले आर को उस साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस आर बन जाएगा, तो 1 प्लस आर का वैल्यू कितना, आर स्क्वायर, 1 प्लस आर का वैल्यू आर स्क्वायर है, तो यहाँ 1 प्लस आर की जगह आप आर स्क्वायर पुट कर दो, तो ये एल्फा इंटू आर क्यूब, आर क्यूब कैसे बन गया समझ गए ना, आर तो ये है और 1 प्लस आर का वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया आर क्यूब। हमें जैसे आपको बताया बीटा और गामा के टर्म्स में हमें लेके जाना है, तो ये जो आर क्यूब बना है इसका एक आर एक अल्फा के साथ ले लो, तो ये क्या बन गया एल्फा इंटू आर, और एक आर स्क्वायर दूसरे अल्फा के साथ ले लो, तो एल्फा इंटू आर स्क्वायर, तो एल्फा इंटू आर को क्या बोलेंगे बीटा, और एल्फा इंटू आर स्क्वायर को बोलेंगे गामा, तो ये वैल्यू आ गया बीटा इंटू गामा। यदि डायरेक्ट इधर से जाने में थोड़ी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत कोई आएगी नहीं, तो आप बीटा इंटू गामा निकाल के वो इसके इक्वल आ जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या था, आपको जीपी में गिवन थे पहले, तो उसका हमने यूज किया,
जीपी में हम टर्म्स को लिखना है तो जो नेक्स्ट टर्म आता है पहले वालों किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आता है उसको आर मतलब कॉमन रेशो कहते हैं। तो बीटा को आर इंटू एल्फा और गामा को आर स्क्वायर इंटू एल्फा लेट किया। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते थे तो हमने बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन ये सिंप्लीफाई कुछ ज़्यादा ही हो गया और एकदम से हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू भी मिल गया। इसकी इक्वेशन के दोनों रूट सेम आ गए और इसके रूट इसके साथ कॉमन होना था, इसलिए जो माइनस आर होगा वो इस इक्वेशन का रूट होगा, तो उससे हमने सेटिस्फाई करा दिया। तो यहाँ ये आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू 1 बच्चों आ गया। उसके बाद तो बड़ा ही सिंपल था, ये एल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालना है तो वो आपने ऐसे बनाया। यहाँ से आपने एल्फा और आर कॉमन ले लिया तो अंदर 1 प्लस आर बचा, यहाँ से 1 प्लस आर का वैल्यू आर स्क्वायर पुट कर दिया और फिर उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो जो फाइनली वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बच्चों, बीटा इंटू गामा वैल्यू आ गया है। तो ऑप्शन डी बच्चों हो गया है अपना करेक्ट। आइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉमन रूट से रिलेटेड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर बी सी आर इंटीजर्स इफ पी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ बोथ x to the power 4 plus 6x square plus 25 and 3x to the power 4 plus 4x square plus 28x plus 5 then p1 is equal to। तो बच्चों आपको गिवन ये है कि ये जो एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक ये बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, px इन दोनों का ही फैक्टर है। तो जैसे किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर कहते हैं तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है भी, सबसे पहली बात तो ये हमें समझ में आती है कि जो x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 25 होगा उसका एक फैक्टर px है और एक दूसरा कोई फैक्टर होता होगा उसका नाम हमने मान लिया q1x। ठीक है बच्चों, px इंटू q1x, सिर्फ px इसका एक फैक्टर है, तो कुछ और भी तो होगा फैक्टर, क्योंकि इसका डिग्री 4 है और इसका डिग्री 2 है, तो एक फैक्टर px बाकी मल्टीप्लाई में कुछ और होगा। ऐसे ही बच्चों जो 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 5 है, इसका भी एक फैक्टर px है और इनटू में कोई दूसरा फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें बच्चों, पहले तो छोटी बात समझ लो देखने से पहले, ये जो हमने लिखा है पहले बताओ, ये जो लिखा है हमने, ये लाइन लिखी पहली लाइन या दूसरी लाइन, ये बताओ ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है? इक्वेशन है या आइडेंटिटी है? ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है। आपने सिंपली किया क्या, इसके फैक्टर ही तो लिखे हैं उधर, तो जब हम फैक्टर करते हैं तो वो आइडेंटिटी होता है। तो ये एक आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी में हम खास काम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो ये याद रखना कि ये एक आइडेंटिटी है। अब देखो कहानी में क्या है जी, इधर सब चीजें आपको पता है, इधर देखो अनजान कौन है, अनजान लोगों से दूर रहना है अभी, उनको दूर हटाना है अभी। इसमें अनजान मतलब अननोन्स हैं q1x और q2x, ये दोनों अननोन है। तो हम तो चाहेंगे ना ये गायब हो जाए, तो उसके लिए देखिएगा क्या है कहानी। जो यहाँ आपका px है उसका डिग्री 2 है, इधर x की पावर 4 है तो मतलब इसका डिग्री 4 है, इधर भी डिग्री 4 है। तो आप क्या करिएगा, इधर से x की पावर 4 वाले टर्म को आप कैंसिल करा दो, x की पावर 4 वाले टर्म को कैंसिल करा दो, तो उससे इधर भी डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो उसके लिए क्या करिएगा आप, जो इसका नाम रख दो फर्स्ट इक्वेशन है ना भाई, इसका नाम रख दो आप सेकंड इक्वेशन। आप सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दो 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड वाले से माइनस कर दो, तो देखिएगा क्या बनेगा, समझ लोगे इतना ना। देखो ये 3x की पावर 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 3x की पावर 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4x स्क्वायर है और वहाँ 3 है और उसको 3 मतलब 6 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 4 से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 14x स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। इधर x तो माइनस करने को है नहीं कुछ भी, तो प्लस का 28x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा और 5 से माइनस करेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा बच्चों। और इधर देखिए क्या बनेगा, इधर बनेगा px इंटू q2x माइनस 3q1x। आप देखिएगा बच्चों इधर डिग्री कितना हो गया है, इधर डिग्री बन गया है 2 और इसका भी डिग्री कितना है 2। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू ये कैसा होगा,
ये कांस्टेंट होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अरे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिग्री है वो 2 है और राइट हैंड साइड में px का ही डिग्री 2 है, तो इसके मल्टीप्लाई में जो लिखा होगा वो कि कांस्टेंट नंबर ही तो होगा, तो इसलिए ये चीज कांस्टेंट है। अब आप क्या करिए, यहां से ना -14 कॉमन ले लीजिए, यहां से -14 कॉमन लिया तो क्या बचा, x² - 2x + 5। इधर आप ना px का वैल्यू पुट कर दीजिए, x² + bx + c, और ये जो कांस्टेंट है इसका नाम आप k रख दीजिए, इस कांस्टेंट का नाम k रख दीजिए। अब देखो जी ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली नजर में बता दो k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू -14 है नहीं। अरे इधर x वाला कोएफिशिएंट -14, उधर x वाला कोएफिशिएंट k, सो k का वैल्यू आ गया -14। और देखिएगा तो ये -14 तो हटा ना, अब सीधे देखो b का वैल्यू कितना आ गया, -2, और c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया है 5। तो b और c दोनों के वैल्यू आ गए हैं। हमें तो क्या फाइंड करना है रे बच्चों, हमें फाइंड करना है p1। तो ये देखो ये जो px है ना, px, इसमें x को 1 रख दो, x को 1 रखोगे तो 1 + b + c, तो 1 तो 1 है, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 5, तो सॉल्व करेंगे कितना आ गया बच्चों, 4। सो p1 का वैल्यू होगा बच्चों 4। तो बच्चों ये हमने कॉमन रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, उसमें कुछ है नहीं बहुत बड़ी बातें। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, और अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो है ग्राफ्स की। हम आपको जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उनके ग्राफ बनाने सिखाएंगे। तो वैसे तो 10th क्लास में भी ये टॉपिक होता है ग्राफ वाला, लेकिन हम बिल्कुल शुरू से आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके ग्राफ के बारे में। बच्चों डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c, a इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक का हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। बच्चों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो हम बाद में बहुत सारे ग्राफ बनाने सीखने वाले हैं, ठीक है ना भी। अभी तो हम ग्राफ हल्का सा एक तरीके से याद ही करने वाले हैं, कैसे क्या बनता है उसका एक पूरा डिटेल में हम सीखते हैं। कैलकुलस जो अपना टॉपिक होता है, कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं, उसमें हम एग्जैक्टली सीखते हैं कि ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं। तो वो तो बाद में सीखेंगे ही, अभी बेसिक सी बात से ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। अभी वाले कुछ 1-2 बातें छोटी छोटी याद करनी पड़ेंगी यहाँ। तो बच्चों हमने ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर कंप्लीट किया था एक बार, जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ना रे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया था, और वो क्या था, a × x + b/2a होल स्क्वायर -d/4a, ये बच्चों बनाया गया था स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद। बच्चों ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को, ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला। वैसे तो हमारे एक चैप्टर होता है ना पैराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम सीखते हैं तो वहाँ एक चैप्टर आता है पैराबोला, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम सीखते हैं। तो ये एक पैराबोला है। अब पैराबोला में 1-2 मोटी मोटी बातें आप समझ लो बस। पहली बात तो क्या, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। ऐसा शेप होता है ना पैराबोला, कभी बनेगा एक दिखाएंगे, अपवर्ड बनेगा। और कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव होगा तो ये डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है ना भी। a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा और a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बढ़ेगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए याद ही रखना है, बाद में इसके रीजन सब जानेंगे ऐसा होता क्यों है। और बच्चों एक बना के दिखाते हैं ना, ग्राफ 2 तरीके से बनेंगे भी, इसको कहते हैं अपवर्ड और इसको कहते हैं डाउनवर्ड। ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसा कब बनेगा बच्चों, ऐसा तब बनेगा जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ऐसा तब बनेगा भैया जब a का वैल्यू नेगेटिव होगा। a पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा, a नेगेटिव होगा तो ऐसा बनेगा बच्चों। और बच्चों ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ऐसा समझो जैसे पैराबोला ऐसे नीचे आ रहा था और यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। ऐसे इसमें देखो ऐसे ऊपर आ रहा था, इसके बाद नीचे आना शुरू हो गया।
तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहा करते हैं बच्चों वर्टेक्स। इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। तो ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ, वर्टेक्स। ठीक है। अब वर्टेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वर्टेक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, ये जो अपना स्क्वायर के अंदर वाला वैल्यू है, जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू होता है उसको आप 0 के बराबर रख दो। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो -b/2a, -b/2a। और जब x को -b/2a पुट कर दिया तो देखो y का वैल्यू कितना आ गया, -b/2 रखने चाहिए तो 0 हो गया, तो y का वैल्यू आ गया -d/4a। तो वर्टेक्स होगा -b/2a -d/4a। पैराबोला ऐसा बनेगा तो भी वर्टेक्स तो सेम ही आना है, -b/2a, -d/4a बच्चों। तो अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस ये आपको याद रख लेना है कि a पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनेगा, a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा, और वर्टेक्स -b/2a, -d/4a होगा। बाद में फ्यूचर में हम बिल्कुल एग्जैक्ट सब चीज़ें सीखने वाले हैं। ये कर्व अपवर्ड क्यों बना, ये ऐसे नीचे क्यों आया, इधर ऊपर क्यों गया, उन सबके रीजन होते हैं, सबके डिफ्रेंशिएशन से होते हैं बच्चों। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात आपने जूनियर क्लासेस में सीखी है बच्चों, रूट्स के बारे में सीखा होगा, रूट्स या जीरोज। तो जैसे जो एक्स एक्सिस होता है, यहाँ हम यदि एक्स एक्सिस ऐसे बना दें, यहाँ एक्स एक्सिस बना दें, आगे डिस्कस करेंगे कैसे, अभी ऐसे सुन लो, यहाँ एक्स एक्सिस बना दें, तो जहाँ ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा मतलब वहाँ y का वैल्यू 0 होगा। y का वैल्यू 0 होने का मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। तो जहाँ ये x एक्सिस को कट करेगा वहाँ y 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और वो जो दोनों पॉइंट आएंगे वो इसके सॉल्यूशन आएंगे। या ऐसे कहो यहाँ जो 2x की वैल्यू आएंगी वो दोनों इस इक्वेशन के रूट्स होंगे बच्चों। ठीक है ना। तो बेसिक्स हमने सीख लिया। अब डिफरेंट केसेस में हम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाते हैं। आइए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, बड़े अच्छे से समझ लेना भाई। पहला केस बच्चों, फर्स्ट केस, व्हेन a इज पॉजिटिव एंड d इज पॉजिटिव। a भी पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है। तो भाई a पॉजिटिव में ग्राफ कैसा बनता है रे, ऐसा बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला। ये बना बच्चों अपवर्ड पैराबोला। अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये तो कितना होता है -b/2a, -d/4a। अब इसमें देखिएगा बच्चों, a का वैल्यू पॉजिटिव है और d का वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो d भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव और 4 भी पॉजिटिव है। तो जो d/4a है वो कैसा हुआ, अरे बोलो कैसा हुआ, d/4a हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -d/4a कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, मतलब यहां इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। अब यदि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस यहां कहीं होगा। अरे भाई जो x एक्सिस होता है उसके ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होता है और x एक्सिस के नीचे y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो बच्चों जो -d/4a है इसका वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ रहा है क्योंकि a पॉजिटिव है d पॉजिटिव है, तो -d/4a नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट x एक्सिस के नीचे होगा, मतलब x एक्सिस इससे ऊपर कहीं बनेगा। अब बच्चों क्या सीख, जहां x एक्सिस इंटरसेक्ट करता है कर्व को, वो जो पॉइंट्स होते हैं वो उस इक्वेशन के रूट्स बन जाते हैं। तो ये एक्चुअली में रूट्स हैं, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा। अब यहां से देखो बच्चों, ये दोनों अल्फा और बीटा हैं, दोनों रियल हैं। रियल क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो रियल है, जो नहीं दिख रहा वो इमेजिनरी है। तो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ एंड से कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके दोनों रूट कैसे हैं, रियल हैं। और देखो दोनों अलग अलग भी तो हैं, मतलब कि ये डिस्टिंक्ट हैं। तो इस कंडीशन में रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है बच्चों। ये सबसे बीच वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, बीच वाला पॉइंट, ये देखो कितना है -b/2a। ये एक्चुअली में इसका ना मिड पॉइंट होता है। जैसे ये पॉइंट है अल्फा, ये है बीटा, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 क्या हो गया, -b/2 है बच्चों। तो ये ग्राफ बच्चों बन गया है। आइए दूसरा केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या लेंगे भाई, सेकंड केस में ये a को तो पॉजिटिव ही रखना है
और इस बार डी को हम 0 बना देंगे। ए को पॉजिटिव रखो, डी को बना दो 0 बच्चों। तो देखिएगा इस बार कैसा बनेगा, ये बना दिया हमने जी। ए पॉजिटिव है तो पैराबोला तो अपवर्ड ही बनेगा। अब बच्चों डी का वैल्यू 0 हो गया है, तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो यही रहना है ना। अब डी 0 हो गया तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब वाई 0 हो गया तो इसका मतलब कि ये तो पॉइंट कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस पे। भाई ये जो वर्टेक्स है -b/2 -d/4 होता है, लेकिन अब डी का वैल्यू 0 है तो ये -b/2 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे है। ऐसा कुछ ग्राफ बच्चों आपका बन गया है, और ये पॉइंट कौन सा आ गया, -b/2a, 0। अब बच्चों इसमें देखिएगा, इसमें क्या किया है, कर्व ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है। कभी भी जब कर्व एक्स एक्सिस को ना टच करता है तो वहां एटलीस्ट 2 इक्वल रूट्स होते हैं, और यहाँ तो क्वाड्रेटिक है तो 2 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे मीट करा है, तो ऐसा समझिए ये दोनों सेम हो गए हैं, अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए हैं। तो इस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए, मीन्स दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, इक्वल रूट्स। तो d = 0 में इक्वल रूट्स हैं। अब तीसरा केस देखेंगे बच्चों, तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरे केस में क्या करेंगे भाई, a को पॉजिटिव रखेंगे और d को नेगेटिव कर देंगे। अब बच्चों देखो यदि d नेगेटिव हो गया तो ये जो -d/4a होगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, और ग्राफ देखिएगा कैसा बनेगा। यहाँ बना दे छोटा सा ग्राफ भी, ये अपना पैराबोला है ही वही, और ये अपना हो गया यहाँ एक्स एक्सिस। अब आपका ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर चला गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही है, आपको इसका नाम वर्टेक्स बस रख देते हैं, -b/2a, -d/4a। वर्टेक्स हमेशा यही रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ आप ऊपर पहुंच गया है। आप देखिएगा ये जो अपना कर्व है, क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, क्या ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर कहीं नहीं कर रहा, अरे कर रहा है भाई। ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इमेजिनरी पॉइंट्स पे, इमेजिनरी पॉइंट्स पे। अरे कट करता नहीं दिख रहा ना, कट करता दिखता है तो इसका मतलब वो रियल पॉइंट है, और जो नहीं दिख रहा वो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। तो वास्तव में तो ये कर्व इसको किसी रियल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इमेजिनरी का मतलब ही यही है कि वो आपको दिखेगा नहीं रियलिटी में, ठीक है ना। तो ये अपना जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, या ऐसे कहो कि ये इसको इमेजिनरी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए, इसके इमेजिनरी रूट्स हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात समझो, रूट की कहानी तो आप जानते ही हैं। ये वाले ग्राफ को आप देखिए, ये पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब इसमें y का वैल्यू कैसा रहेगा, हमेशा इसमें y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अरे एक्स एक्सिस के ऊपर तो y पॉजिटिव ही आता है ना, तो इसमें y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। लिखें बात को, और y कौन है, ax² + bx + c। सो ax² + bx + c is greater than 0 for all x belongs to R if। कब होगा ऐसा, जब a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। तो बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा यदि उसमें a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत एप्लीकेशन है इसका, बहुत जगह यूज होगा बच्चों। तो यदि a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो भी आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो, तो x को आप कुछ भी रख लो, x को कुछ भी रख लो, एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब एक बच्चे ने ये कहानी सुनने के बाद ये वाले ग्राफ को देखा, कह रहा सर ऐसी बात तो मैं इसमें भी कुछ कह सकता हूं, इसमें भी जो y का वैल्यू है देखो पॉजिटिव सा ही लग रहा है, बस एक पॉइंट पे 0 ही तो हुआ है, तो क्या इसमें मैं ऐसी बात ना कह दूं कि ax² + bx + c is greater than or equal to 0 for all x belongs to R
इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 0, ऐसे एक बच्चा कहना चाह रहा है। देखो जी, सही कहना चाह रहा है क्या? यदि a पॉजिटिव हुआ और d 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें हम एक बात और भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं बच्चों? देखो, जब आप कहते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो या तो इक्वल टू 0 या तो ग्रेटर देन 0, दोनों केस इंक्लूड हो गए। और ग्रेटर देन 0 तो इसमें भी आ रहा था, ग्रेटर देन 0 तो यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना? तो ये वाला केस भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया ना। तो यहाँ से d इक्वल टू 0 वाला आ गया और यहाँ से लेस देन 0 वाला आ गया। तो d को क्या लिख दो? लेस देन और इक्वल टू 0। तो यदि a पॉजिटिव है और d लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और a पॉजिटिव और d लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। अरे सिंपल सी बात यार, यहाँ इक्वल टू नहीं तो यहाँ भी इक्वल टू नहीं, यहाँ इक्वल टू तो वहाँ भी इक्वल टू, सिंपल बात है जी। तो क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना तो d को लेस देन इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक को सिर्फ ग्रेटर देन 0 तो d को लेस देन 0। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो भूल ही मत जाना कभी जीवन में। तो ये हमने 3 ग्राफ बनाए, a को पॉजिटिव लेके, अब 3 ग्राफ बनाएंगे a को नेगेटिव लेके। बच्चों सेम टू सेम है, ये समझ में आ गए तो वो एकदम से बन जाएंगे। और अभी आप क्या करो, हमारे बनाने से पहले एक बार अपने आप बना के देखो कैसे बन पा रहे हो, फिर देखना कैसे बन रहे हैं यहाँ। बच्चों नेक्स्ट केस हम लेते हैं a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। अब तो आप समझदार भी हो चुके ना, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। भाई a लेस देन 0 है तो अपना ग्राफ बनेगा कैसा? भाई ग्राफ बनेगा ऐसा, डाउनवर्ड्स बनेगा। और ये बच्चों जो अपना वर्टेक्स होगा ये वही होता है -b/2a कोमा -d/4a, ये है बच्चों वर्टेक्स। अब देखिएगा d पॉजिटिव और a नेगेटिव है, d पॉजिटिव a नेगेटिव, तो d/4a आपका नेगेटिव हो जाएगा और -d/4a पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा, तो x एक्सिस इसके कहीं नीचे यहाँ आएगा बच्चों। और जहाँ x एक्सिस जो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है उन पॉइंट्स को कहते हैं हम इसके रूट्स। तो ये हो गए बच्चों इसके रूट्स अल्फा और बीटा। रूट्स के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट -b/2a। तो दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं बच्चों। सेकंड केस देखो, अब तो समझ चुके हैं, जल्दी जल्दी समझ सकते हो। a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0। तो भाई d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे आ जाएगा। तो कैसा बनेगा जी ग्राफ? इस तरीके से, ये अपना पैराबोला और वर्टेक्स इस बार आ जाएगा x एक्सिस पे। ये देखिएगा यहाँ ये आ गया, ये पॉइंट हो गया आपका -b/2a कोमा 0। तो इसमें इसने x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच किया है, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल हो गए हैं, और रूट्स किसके इक्वल? -b/2a के इक्वल हो गए हैं बच्चों। और अब लास्ट केस आपका a नेगेटिव और d नेगेटिव। अब बच्चों यदि d नेगेटिव हो गया तो ये जो -d/4a होगा ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो अब ये पॉइंट x एक्सिस के नीचे चला जाएगा। तो कैसा बनेगा रे ग्राफ? यहाँ बना देते हैं, ये अपना x एक्सिस होगा और यहाँ बन जाएगा बच्चों ग्राफ। ये वर्टेक्स वही है -b/2a कोमा -d/4a बच्चों। आप देखिएगा बच्चों जो पूरा ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे आ गया है, पूरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। और y कौन है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x। x की सभी वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है। कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा बच्चों जब a नेगेटिव और d भी नेगेटिव। तो यदि a नेगेटिव है और d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव आएगा बच्चों। तो हमने क्या सीखा है, एक केस पहले डिस्कस किया था, यदि आपका a नेगेटिव है d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव आता है, और यदि a पॉजिटिव हो जाए और d नेगेटिव रहे तो फिर क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है बच्चों, यदि d का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो ये जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका साइन सेम वैसा ही आता है जैसा a का साइन है। मतलब a पॉजिटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव आएगा, a नेगेटिव होगा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा बच्चों।
इसी का साथ में ये वाला ग्राफ भी हम इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वही इक्वल टू वाला केस। यदि डी में इक्वल टू लग गया तो इसमें भी यहाँ इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि डी में इक्वल टू लगते ये वाला केस इंक्लूड हो जाएगा। और इसमें देखो वाई का वैल्यू एक बार 0 भी आ रहा है, उसको भी लिख देते हैं। सो ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r if a लेस देन 0 एंड d लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चों उम्मीद है बात क्लियर होगी। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत बार यूज होना है ये आगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमने सीख लिया है यदि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव तो a नेगेटिव d नेगेटिव, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव होगा बच्चों। तो आइए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन तो क्या होते हैं, सबसे आसान वाले, आपको ग्राफ गिवन होता है और ग्राफ देके आपसे पूछ लेता है भैया आप ए बी सी के साइन के बारे में कुछ बताइए। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी होते थे, अब आपने पता नहीं किए कि नहीं किए, क्वेश्चन तो होते थे। ग्राफ आपको गिवन होगा क्वाड्रेटिक का और उसे देख के आपको ए बी सी के साइन बताने होते थे। तो आइए कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, मतलब y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, इसका हम ग्राफ बनाएंगे और आपको क्या बताना है, ए बी सी के साइन बताने हैं, मतलब प्लस माइनस कैसे होंगे। देखिएगा बच्चों, पहला ग्राफ देखिएगा, ये बनाया बच्चों हमने ग्राफ, यहां बना दिया है एक्स एक्सेस और ये बना दिया बच्चों वाई एक्सेस, ठीक है जी। बताओ ए बी सी के साइन कैसे होंगे बच्चों, बता दोगे क्या? चलो छोड़ो, एक हम बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो ये जो पैराबोला बना है ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इसका मुंह ऊपर की तरफ को है या मुंह नीचे की तरफ को है, ऐसा देखना है। तो अपवर्ड है, देखो ऊपर की तरफ को खुला हुआ है, तो इसलिए ए का वैल्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव। अपवर्ड होगा तो ए पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो ए नेगेटिव, तो ए का काम खत्म। उसके बाद बच्चों बारी लाना सी की, फिर सी के बारे में आपको बताएंगे। देखो अरे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 0,c है। अरे भाई इसमें x को 0 रखोगे तो y का वैल्यू c तो आएगा, तो ये जहां y एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट 0,c होता है। अब यदि ये वाला पॉइंट x एक्सिस के नीचे तो c नेगेटिव और x एक्सिस के ऊपर तो c पॉजिटिव। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप देखिएगा ये वाला जो पॉइंट है x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे, इसका मतलब c का वैल्यू नेगेटिव होगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्या a और c समझ में आगे कैसे देखने हैं। आप पढ़ पैराबोला तो a पॉजिटिव, y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे वाली साइड में इंटरसेक्ट करे तो c नेगेटिव। अब बात आती है b की, तो उसके लिए ये देखना है, ये वर्टेक्स ढूंढो कहाँ है, वर्टेक्स जहां से पैराबोला वापस घूमता है वर्टेक्स। तो ये जो पॉइंट होता है ये -b/2a होता है, -b/2a। तो ये जो -b/2a है बच्चों, यहाँ -b/2a, ये देखो ये y एक्सिस के इस साइड में है, y एक्सिस के इस साइड में, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब b/2a का वैल्यू नेगेटिव हो गया। -b/2a पॉजिटिव है तो b/2a नेगेटिव होगा, और b/2a नेगेटिव होने का मतलब कि b और a का साइन अपोजिट होगा, b और a का साइन अपोजिट होगा। और यहाँ a कैसा था, पॉजिटिव, तो b कैसा हो गया, नेगेटिव, तो b का वैल्यू आ गया बच्चों नेगेटिव। तो b नेगेटिव, a पॉजिटिव और c नेगेटिव। बच्चों उम्मीद है क्लियर होगी बात आपको। आइए और देखिए क्वेश्चन, एक और ग्राफ देखिएगा जी। हाँ बच्चों देखो, इस वाले ग्राफ में देख के बताओ भाई ए बी सी कैसे हैं, अपने आप सोच के जल्दी जल्दी लिखो क्या क्या है। अरे सबसे पहले देखो डाउनवर्ड पैराबोला है, और डाउनवर्ड है तो ए कैसा होगा, ए का वैल्यू नेगेटिव होगा। फिर देखो बच्चों ये जो y एक्सिस को काटा है ये कहाँ है, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब c का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब ढूंढो वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स ये लग रहा है यहाँ भैया, तो ये है -b/2a। तो -b/2a कैसा है, इस बार देखो ये y एक्सिस के इस साइड में है, मतलब नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब कि b/2a का वैल्यू पॉजिटिव होगा।
b/2a पॉजिटिव है, इसका मतलब a और b का साइन सेम होगा, और a तो नेगेटिव था इसलिए b भी नेगेटिव होगा बच्चों। तो a नेगेटिव, c पॉजिटिव और b नेगेटिव होगा बच्चों। तो उम्मीद है समझ तो आ गया आपको। इसी तरीके से आपको साइन को देख लेना है, ठीक है बच्चों। अब आइए और क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ b इज ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन x माइनस a x माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स इन a टू b, बोथ रूट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू a, ये इंटरवल्स हैं तो समझ गए होंगे ना। बोथ रूट्स इन b टू इन्फिनिटी, वन रूट इन माइनस इन्फिनिटी टू a एंड अदर इन b टू इन्फिनिटी। ये है बच्चों क्वेश्चन, प्योर ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ से सॉल्व हो जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये ना थोड़ा इक्वेशन बढ़िया नहीं लिखा, यदि इसमें -1 ना लिखा होता तो मैं बता देता कि इसके रूट्स क्या होंगे। मतलब यदि ऐसे लिखा होता ना x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू 0 तो बता देता रूट्स क्या होंगे, रूट्स a और b होते। तो भाई इतना भी काफी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यदि y इक्वल टू x माइनस ए x माइनस बी की हम बात करें तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसके रूट्स a और b आएंगे। मतलब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अपर पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है 1 है, और इसके रूट्स कौन होंगे a और b। तो ये एक्स एक्सिस को a और b पे इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, ठीक है जी। अब बच्चों हमें तो ग्राफ एक्चुअली में किसका बनाना है, x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 का बनाना है। तो लिखते हैं उसमें, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 का। अब देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कितना सा फर्क है, अरे थोड़ा सा फर्क है, 1 का ही तो फर्क है, 1 माइनस कर दिया है। तो इससे आपको 1 माइनस करना है। अब देखो माइनस करने से ग्राफ नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। और इससे -1 करोगे ना, जैसे आपने x माइनस बी का ग्राफ बनाया तो जब इसमें आपने a रखा तो a से ये 0 आ रहा था, लेकिन इसमें a रखोगे तो a रखने से -1 आएगा। तो ये जो पॉइंट 0 पे आ रहा था अब ये -1 पे जाएगा। मतलब ये जो पूरा ग्राफ है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा थोड़ा नीचे आके बनेगा, तो किस तरीके का दिखाई देगा जी, ये ग्राफ। अब बच्चा कह रहा है देख के ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन ये उससे थोड़ा नीचे आया है। नीचे आने का मतलब जैसे यहाँ इसमें a था और यहाँ इसमें होगा b, क्योंकि देखो a पे इसका वैल्यू कितना आएगा -1, b पे वैल्यू कितना आएगा -1। तो a यहाँ हो गया और b यहाँ हो गया। वैसे भी यहाँ से देखो इसको थोड़ा नीचे लाओगे ना तो ऐसे ही तो फील बनेगा कुछ। तो ऐसा ग्राफ बच्चों बन गया। ये ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी -1 का ये ग्राफ बन गया है। अब क्या इस ग्राफ से हम रूट्स के बारे में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भी। अरे जहां ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया वही तो रूट है, और एक्स एक्सिस को तो यहां इंटरसेक्ट किया भैया, तो एक रूट ये है और एक रूट ये है, ये दो भैया रूट आगे हैं। अब ये वाला जो रूट है ये a से छोटा है, वही सबसे उधर कौन है -∞, सबसे उधर कौन है +∞। तो a से छोटा है तो ये कहाँ है, -∞ से a के बीच में है। तो ये वाला रूट -∞ से a के बीच में है, और ये वाला रूट b से इन्फिनिटी के बीच में है। तो इसका जो एक रूट है, मतलब जो अल्फा है, अल्फा वो -∞ टू a में है, और बच्चों जो बीटा है वो b टू इन्फिनिटी में है। तो एक रूट बच्चों है -∞ टू a में और दूसरा है b टू इन्फिनिटी में। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ अपना, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। तो जब भी ऐसे रूट्स की छोटे बड़े की चर्चा चलती है तो ग्राफ वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। तो बात समझ में आ गई। तो हमने पहले ग्राफ बनाया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का, फिर उससे -1 किया तो ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ गया। तो a पे वैल्यू -1 आ गया, b पे -1 आ गया, ठीक है ना। तो इसका और रूट्स इधर इधर चले जाएंगे, फिर भाई इन पे माइनस माइनस आ रहा है तो रूट तो इधर हुए ना जहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक रूट आपका हो गया a से छोटा, एक हो गया b से बड़ा। मतलब एक रूट आ गया -∞ से a में और दूसरा आ गया बच्चों b से इन्फिनिटी में। आइए और क्वेश्चन करते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 1 + 2m x² -2 × 1 + 3mx
प्लस 4 इंटू 1 प्लस m x बिलोंग्स टू r इज ऑलवेज पॉजिटिव h। तो आपको कहा गया ये जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है बच्चों। तो आपको बताना है कि m की कितनी वैल्यूज होंगी, m की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिनके लिए क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आएगा। बच्चों हमने अभी भी कॉन्सेप्ट सीखा है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव तब होता है जब उसका a नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है। अभी भी सीखा था ना भी जो अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा पॉजिटिव कब होता है, हमेशा पॉजिटिव तब होगा जब a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है बच्चों। तो ये जो अपना एक्सप्रेशन है इसका a पॉजिटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए। एक बार इसको यहां लिख लो आप लाके 1 प्लस 2m एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m x प्लस 4 इंटू 1 प्लस m इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ऐसा तब होगा बच्चों जब a पॉजिटिव है और a कौन है बच्चों इसमें 1 प्लस 2m, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 1 प्लस 2m पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव है, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह ये वैल्यू इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 1 प्लस 3m होल स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह 1 प्लस 2m और c है 4 इंटू 1 प्लस m, ये नेगेटिव होना चाहिए बच्चों। तो यदि यहां से हम सोल्व कर लें तो यहां से m आ गया है ग्रेटर देन माइनस हाफ, m ग्रेटर देन माइनस हाफ, ये एक रिजल्ट आ गया है। बाकी अब इसको सॉल्व करके लाना है जी। देखो जी यहां से 4 ये 4 कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो एक 4 तो 0 में चला गया, बाकी इसका बच्चों स्क्वायर ओपन कर लो। स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो जी, तो ये बन गया 1 प्लस 3m प्लस 2m स्क्वायर इज लेस देन 0। और सोल्व कर लो जी, तो 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4 माइनस 12m माइनस 8m स्क्वायर लेस देन 0। अब देखिए क्या बन गया, यहाँ 9m स्क्वायर और यहाँ माइनस का 8m स्क्वायर, तो बच्चों बना 1m स्क्वायर, ये 6m और ये माइनस 12m, तो माइनस 6m और यहाँ जी 1 और यहाँ माइनस 3, तो ये बन गया माइनस 3 एज लेस देन 0। ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करने में बच्चों या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या स्क्वायर कंप्लीट कर दो, हमें स्क्वायर कंप्लीट करना अच्छा लगता है ऐसे केसेस में। तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 कर दो, ये 3 को आप उधर ले जाओ और उधर भी प्लस 9 कर दो, एक तो माइनस 3 को उधर ले गए और दोनों साइड आपने 9 ऐड कर दिया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया है m माइनस 3 होल स्क्वायर, और वो जो 12 है वो है 12, और 12 किसका स्क्वायर होता है, 12 स्क्वायर होता है 2 रूट 3 का, तो माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे फैक्टर, अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर हो जाएंगे ना, तो क्या बन गया m माइनस 3 माइनस 2 रूट 3, m माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 और m माइनस 3 प्लस 2 रूट 3, ये बच्चों फैक्टर बन गए हैं। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे, आप वेवी कर्व मेथड का बच्चों यूज करेंगे तो एक नंबर लाइन बना लो छोटा सा, एक वैल्यू आएगा 3 माइनस 2 रूट 3, एक वैल्यू आएगा 3 माइनस 2 रूट 3, अरे फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे ना, तो 3 माइनस 2 रूट 3 और यहाँ से आएगा 3 प्लस 2 रूट 3, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, हमें तो नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो ये बच्चों आ गया m का वैल्यू। तो m का वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 3 से 3 प्लस 2 रूट 3 के बीच में होगा, और m का वैल्यू -1/2 से बड़ा होगा बच्चों। तो अब इसमें हम देख लेना कि m का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो उसके लिए पहले तो ये जो है ना इसका थोड़ा अप्रोक्स वैल्यू आप देखो कितना आएगा भाई, जो रूट 3 होता है 1.7 उसको देख लो, तो 1.7 इंटू 2 कर दो तो कितना आ गया 3.4 आ गया,
3.4 को 3 से माइनस कर दो तो ये वैल्यू कुछ -0.4 सा आ रहा है, -0.4 आ रहा है बच्चों, ठीक है ना जी। तो ये आ गया -0.4, ये आ रहा है माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 तो और इधर होगा। और इसका वैल्यू देख लो जी, ये कितना आ गया, ये आ गया लगभग जी 6.4, अप्रोक्स वैल्यू देख रहे हैं, ये आ गया 6.4 बच्चों। तो जो m का वैल्यू है -0.4 से 6.4 के बीच में है। और m के हमें कैसे वैल्यू देखने हैं, इंटीग्रल वैल्यू देखने हैं। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो यहां लिख रहे हैं m के वैल्यू इंटीजर वाले वैल्यू। तो -0.4 से बड़ा जो वैल्यू होगा वो होगा 0, तो -0.4 से बड़ा हुआ 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, हम 6.4 तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो उसके पीछे इंटीजर वैल्यू 6 आएगा, 7 उससे आगे चला जाएगा। तो m के कितने वैल्यू आ गए जी, 0 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लो कितने हो गए टोटल, ये टोटल आ गए बच्चों 7। तो m के टोटल कितने वैल्यूज होंगे, 7 वैल्यूज होंगे। तो ऑप्शन सी आपका बच्चों करेक्ट आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई है आपको। तो इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा घुमाया नहीं था क्वेश्चन को। तो सिंपली कहा था क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो उसका ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। हमने वो रख के पूरा सॉल्व कर दिया। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आओ बच्चों एक और ऐसी क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए शो दैट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4a माइनस 1x प्लस 15a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस। इसका जो ग्राफ है वो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। अरे हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या कहा है, सिंपल यही कहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4a माइनस 1x प्लस 15a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, y मतलब fx। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है बच्चों, जब उसका a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है। और इसमें a का वैल्यू तो पहले से कितना है, 1 है, तो वो तो पॉजिटिव है ही। तो इसका d होना चाहिए नेगेटिव। और d बच्चों क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह लिखा है 2 इंटू 4a माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 15a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। बच्चों ये वाला 4 तो कॉमन आके 0 में चले जाएंगे। अब इसका अपना स्क्वायर ओपन कर लो। भाई स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ गया रे, 16a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, 15a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 लेस देन 0। अब बच्चों देखिएगा 16a स्क्वायर और यहाँ माइनस का 15a स्क्वायर कितना बच गया 8a स्क्वायर। यहाँ माइनस का 8a और यहाँ प्लस का 2a तो बच गया माइनस का 6a। यहाँ प्लस 1 और वहाँ भी प्लस 1, तो 1 और 1 हो गया बच्चों 2, तो ये हो गया बच्चों 2। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई इसमें क्या करो, इसको लिख लो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 7 है ना। भी स्क्वायर बनाने के लिए 9 चाहिए, तो इसमें प्लस 7 माइनस 7 हो गया। तो ये बन गया है बच्चों अपना a माइनस 3 होल स्क्वायर और माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अब इसके बच्चों आप फैक्टर कर देंगे सिंपल। तो फैक्टर कर देंगे तो बच्चों क्या आने वाला है, इसमें आएगा बच्चों a माइनस 3 माइनस रूट 7 और a माइनस 3 प्लस रूट 7 बच्चों लेस देन 0। अब इसके लिए वही आपको नंबर लाइन बना के सॉल्व कर लेना है। तो एक वैल्यू आ गया 3 माइनस रूट 7 और एक वैल्यू आ गया 3 प्लस रूट 7, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव।
तो अपना जो ए का वैल्यू होगा इसके बीच में होगा। अब वो इनके वैल्यू का आप देख लो कितना होगा भाई, √7 2 पॉइंट समथिंग होगा, √7 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग प्लस 5 नहीं 2 पॉइंट समथिंग प्लस 3, तो ये आ गया 5 पॉइंट समथिंग। तो ए के वैल्यू क्या क्या आ गई जी, ये 0 पॉइंट समथिंग है, तो इससे बड़ा जो इंटीजर होगा वो 1 होगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो कितनी वैल्यू आ गई टोटल बच्चों, 5 इसकी वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ में आ गई। इसमें जो ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें 5 कहीं नहीं दिया है, ठीक है ना, उससे बिल्कुल मत घबराना। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो गया था, लेकिन हमने वो उसके साथ ही इसको सॉल्व कर दिया है। आप सही करके सॉल्व कर सकते हो, उससे ऑप्शन भी आपका मैच कर जाएगा। यहाँ ये जो 1 है इसकी जगह आप 7 रख देना, 1 की जगह 7 पुट कर दो। ये जो -1 लिखा है यहाँ -7 रख दो, तो -7 रखने से इनमें से आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है होमवर्क में इस 1 की जगह आपको 7 रखना है, 1 की जगह 7 रखना है और फिर उसका सॉल्यूशन हमें भेज देना है। ठीक है बच्चों, तो हमने ग्राफ थोड़ा सा सीख लिया है। अगली क्लास में हम ग्राफ से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। मेहनत से पढ़ते जाइएगा और इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।